अपराजिता, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद क्या बिहार में नई सरकार के रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है? देखिए, नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता बनाए जाने से मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने अच्छी तरक्की की है और उसका जवाब जो है बिहार के विपक्ष के भी तरफ से हमेशा देखने सुनने को आया है कि जब भी बिहार की राजनीति की बात की जाती है तो उसमें नीतीश कुमार का नाम सर्वोपरि आता है और नीतीश कुमार को हमेशा एक अच्छे और विकास पुरुष नेता के तौर पर जाना जाता है। हालांकि बीच में उनके स्वास्थ्य को लेकर के कई तरह के सवाल उठे थे, लेकिन बावजूद इसके अगर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, इसका मतलब ये है कि ये जनादेश की आवाज है, ये जनादेश है और जिन्होंने फिर से नीतीश कुमार पर मोहर लगाई है, उन पर भरोसा जताया है और नीतीश कुमार के किए गए कामों को सराहा है। यानी कि कुल मिलाकर देखिए तो पार्टी के साथ साथ जनता ने भी उन पर भरपूर भरोसा जताया है। और देखिए, जेडीयू की जहां तक बात की जाती है तो नीतीश कुमार को छोड़कर एक आध दो ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम है, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है जेडीयू की तरफ से। ललन सिंह और संजय झा की भी बात कर ले तो वो हमेशा नीतीश कुमार के अगुवाई में ही जो है पार्टी की बागडोर संभालते हुए नजर आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू का एक वर्चस्व है, रहा है और शायद रहेगा। तो नीतीश कुमार का नाम इसमें आना कहीं से भी आश्चर्य की बात नहीं है और जिस तरीके से हमेशा नीतीश कुमार के काम को सराहा जाता है, हमेशा बताया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने इन 20 सालों में बिहार के लिए काम किया है, साथ ही उनके ऊपर कोई भी तरीके का आरोप नहीं होना, भ्रष्टाचार से पूरा क्लीन चिट मिल जाना, ये अपने आप में किसी भी नेता के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो नीतीश कुमार का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है और इसलिए उनको फिर से नेता चुने जाना में कोई भी सरप्राइज की बात नहीं है। इसके अलावा अपराजिता, विधायक दल का नेता बनने के बाद अब नीतीश कुमार की पहली राजनीतिक चुनौती क्या होगी? आपसे नीतीश कुमार की जब अब जो कार्यकाल शुरू होगी, अगर वो सीएम होते हैं तो उसके बाद जिस तरीके से वादे किए गए हैं बिहार के युवाओं के लिए और कहा गया है कि उनके राज्य में ही उनको नौकरियां दी जाएंगी, ये सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है क्योंकि 5 साल के अंदर 1 करोड़ को नौकरी देने की बात की गई है। तो ये अपने आप में बहुत चुनौती वाली बात होगी क्योंकि देखिए 5 साल का समय कम नहीं होता है, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन जिस तरीके से बार बार ये बातें निकल करके सत्ता पक्ष की तरफ से ही आती है कि कहाँ पे रोज फैक्ट्रीज लगाई जाए, उसके लिए जमीन नहीं है, जैसी बातें निकलकर सामने आई तो ये देखने वाली बात होगी कि ये जो वादे किए गए हैं वो किस बुनियाद पे किए गए हैं। क्या वाकई में फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज खुल सकती है और अगर खुल सकती है तो इतने सालों में क्यों नहीं खुल पाई? जब इतने विकास के काम किए गए तो अभी तक फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री क्यों नहीं खुल पाई? आखिर क्यों जिन चीनी मिलों की दुहाई दी जाती है वो चीनी मिलें आज भी पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं? हालांकि चीनी मिलें जो थी वो 90 के दशक में बंद हुई थी तो कई बार आरोप लगे कि वो लालू जी के राज में बंद हुआ था, लेकिन बावजूद इसके 20 साल का लंबे कार्यकाल में भी नीतीश कुमार ने अगर चीनी मिल नहीं खुलवा पाए तो ये अपने आप में एक चुनौती की बात हो जाती है और जनता के साथ साथ सब ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं क्या ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले या वाकई उनके पास कोई एक ऐसा एजेंडा है, कोई एक तरीका है जिससे बिहार में ही लोगों को रोजगार दिया जा सके। इसके अलावा नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार के अलावा जो नेता हैं एनडीए में मौजूद, उन्होंने भी ये वादे किए हैं कि जो पलायन का करना पड़ता है मजदूरों को, प्रवासियों को जो पलायन करना पड़ता है उनको उनके राज्य में ही, अगर जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो दूसरे राज्य में जा करके नौकरी कर सकते हैं, वो उसके लिए आज़ाद है और देश सभी का है जैसी बातें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन मजदूरों के लिए स्पेशली कहा गया था कि मजदूरों को उनके राज्य में ही नौकरी दी जाएगी और उन्हें जो कहते हैं कि पलायन नहीं करना पड़ेगा, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि बिहार राज्य में किस तरीके से नौकरी मिलती है और इन 5 सालों के अंदर। इसके अलावा जो वादे गिनाए गए हैं किसानों के लिए भी बात करें, इसके अलावा महिलाओं के लिए, उनको कैसे पूरा करने में सक्षम है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि महिला वर्ग के लिए ये कहा जाता है कि पहले भी बहुत से वादे हैं जिसमें नीतीश कुमार जो है वो सही निकले हैं और उन्होंने वो वादे पूरा किए हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है बिहार में। लेकिन जहां तक जो सभी वादों को जोड़कर बात करें तो रोजगार का जो वादा किया गया है वो उनको देना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी फौजिया। जी कंचन, सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता बनाया गया, तो क्या ये कदम बीजेपी की नई रणनीति या नेतृत्व बदलाव का हिस्सा माना जाए?
जी फौजिया, जी बिल्कुल। देखिए, कंचन। आपको बता दें, सम्राट चौधरी माना जा रहा था, सूत्रों के हवाले से पहले ये जानकारी निकल कर आ रही थी कि सम्राट चौधरी को शायद इस बार जो है विधायक दल का नेता या तो फिर उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन सम्राट चौधरी को दोबारा के जो है उपलक्ष्य मिला है कि वो दोबारा से जो है डिप्टी सीएम बिहार के होने वाले हैं। लेकिन यदि बात करें तो फौजिया, तमाम जो जिन राशियों की बात दूर करने की बात की है, तमाम और पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा था। ये जो मुद्दे हैं ये काफी जो है अपने आप में तरीके से नीतीश कुमार ने या फिर एनडीए के सभी घटक दलों ने जो है वोट साधने की कोशिश करी। उसको देखते हुए ये जब कल सरकार बनेगी उसके बाद चिराग पासवान का लगातार बयान आ रहा है कि उन्होंने कहा कि अब कुछ कहने नहीं करने लेंगे। उसके साथ भी अभी फिलहाल जो है वो कर लिया जाएगा कि किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे। तो ऐसे में ये जो है अब जो है बोलने का नहीं करने का समय आगे एनडीए सरकार जो तमाम वादे किए हैं उन्होंने वो क्या कुछ पूरे करते हैं, कितना समय लगाते हैं। हमने देखा लगातार, चाहे वो वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सैनी हो या फिर वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है दावे कर रहे हैं कि जो 10,000 की राशि इन्होंने चुनाव के दौरान दी, आचार संहिता लगने के बाद दी है, 2 लाख रुपए देने की बात कही थी, बाकी के 1,90,000 रुपए एनडीए की सरकार कब तक देती है और इसकी समय सीमा क्यों नहीं निर्धारित की गई थी कि कितने समय में दिया जाएगा। तो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है वो चल रहे हैं। खुद जो है चिराग पासवान का कहना है कि अब समय कर दिखाने का, तो देखना ये होगा आगे जो तमाम तरीके के वादे जनता के साथ किए गए हैं। नीतीश कुमार इतने सालों से 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, 20 साल से ज्यादा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो गया रहते हुए। तब पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा बिहार में है, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा बिहार में है। ऐसे में जो वहाँ के नौजवान हैं उन्हें अपने राज्य से बाहर निकल के आके नौकरी ना करनी पड़े, ये मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा है। और ये भी कहा गया था एनडीए सरकार में कि इस मुद्दे को जो है वो खत्म करेंगे, नौकरियां देंगे बेरोजगारों को। हमने देखा था कि युवाओं ने उनके ऊपर भरोसा करके, और इस बार 8 से 10% जो वोट बढ़ा है वो माना जा रहा है कि युवाओं का बढ़ा है। उन्होंने खुल के जो है वोट किया है। बिल्कुल कंचन, बिल्कुल कंचन, आपके पास लौटूंगी। अब अब राजदा, आपसे भी मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता बनाया गया, तो क्या ये कदम बीजेपी की नई रणनीति है या नेतृत्व बदलाव का हिस्सा माना जाए? बिल्कुल फौजिया, देखिए सम्राट चौधरी की जहां तक बात है तो सम्राट चौधरी ने अपनी इस बार के चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन भी किया है। इसके पहले भी आपने देखा कि जिस तरीके से हमेशा बीजेपी के तमाम कई नेताओं की मौजूदगी दिखी। इसके अलावा पहले भी सम्राट चौधरी जो थे बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बिहार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं और लगातार बयानबाजी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इस बार विपक्ष की तरफ से आरोप सम्राट चौधरी पर लगाया गया और उन्होंने उसे सिरे से खारिज करते हुए अपनी जो सीटें उनको दी गई तारापुर, उससे जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जो है उनको जो जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी थी उसमें वो पूरी तरीके से कारगर साबित हुए। और सम्राट चौधरी जिस तरीके से लगातार सक्रियता दिखाते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उनकी सक्रियता कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर उनकी उसको वैल्यू को बढ़ाती है। और भाजपा जो है हमेशा उन लोगों को ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करती है जो लगातार अपनी सक्रियता और भागीदारी दिखाते हैं। और सम्राट चौधरी कितने सक्रिय है वो किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। अभी बिहार की जो राजनीति हुई है उसमें आपने देखा कि सम्राट चौधरी आपको पग पग पर दिखेंगे, या तो आपको नीतीश कुमार के साथ दिखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के जितनी भी रैलियां हुई है उसमें नजर आएंगे, कई जनसभाओं में नजर आएंगे। इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप का जहां पर सिलसिला चल रहा था उसमें रिप्रेजेंटेटर के तौर पर आपको सम्राट चौधरी नजर आएंगे। तो एक नेता का जो पूरा गुण होता है सम्राट चौधरी वो पूरा लेकर चल रहे हैं और पार्टी लगातार उन पर भरोसा भी जताती हुई नजर आती है। और उनके कार्य में एक कुशल कार्य उनको माना जाता है कि वो सही ढंग से काम कर सकते हैं। तो बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम आना कहीं से भी कोई दोराहे नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी बीजेपी के एक विश्वसनीय नेता के तौर पर जाने जाते हैं और लगातार अपनी सक्रियता और भागीदारी से वो अपने काम को जो है वो ऊंचा बनाते ही गए, समय के साथ साथ
उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई सम्राट चौधरी उसको पूरा करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं उसी का फल है कि बीजेपी ने फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया है और आगे आने वाले समय के लिए और भी उनको जिम्मेदारी दी गई है। और बातें तो यहाँ तक निकल कर आ रही हैं अब फौजिया कि आने वाले समय में सम्राट चौधरी को बीजेपी की तरफ से सीएम फेस के लिए भी तैयार किया जा रहा है। तो कई बातें हैं, कई वादे हैं, अब उसकी किस तरीके से घोषणा होती है, लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी पर बीजेपी भरोसा दिखा रही है उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए। और इसी का नतीजा है कि सम्राट चौधरी को फिर से एक बार नेता के तौर पर चुना गया है। जी अब राजदा